हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का आज ये 35वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 34 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली जो क्लास थी, ये जो क्लास थी, इस क्लास में हमने विक्षुब्ध प्रवाह और धारा रेखी प्रवाह और यहाँ पर एक अविरतता का सिद्धांत, इन तीनों को हमने इस क्लास में डिटेल में समझा था। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि सर बर्नौली की प्रमेय क्या होती है और टॉरिसली की प्रमेय क्या होती है। तो दो प्रमेय को हम यहाँ समझने वाले हैं। देखो, बर्नौली की प्रमेय के उदाहरण अगर आपने इससे पहले पढ़े होंगे तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपने वो उदाहरण बस रट लिए होंगे, समझे नहीं होंगे। जैसे एक उदाहरण है कि सर एरोप्लेन जब उड़ता है, एरोप्लेन लिफ्ट लेकर उड़ता है तो वो किसके कारण होता है? सर बर्नौली की प्रमेय आपने रटा होगा, समझा नहीं होगा कि आखिरकार सर उड़ रहा है तो क्यों? सर बर्नौली की प्रमेय लग रही है, कैसे लग रही है, जरा हमको बताओ। तो हम आज की क्लास में आपको बहुत प्रैक्टिकली इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आज की क्लास देखने के बाद बर्नौली की प्रमेय कभी भी आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब देखो कहाँ कहाँ बर्नौली की प्रमेय लगती है, फिर हम उसको प्रैक्टिकली समझेंगे। मैं आपको जरा 1 मिनट में बता दूं। देखो, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी गुजर के जाती है, बस या कोई गाड़ी गुजर के जाती है तो धूल ऊपर उठ जाती है। क्यों उठ गई भाई साहब? बर्नौली की प्रमेय के कारण ही ऐसा होता है। अगला, अगर सर एरोप्लेन उड़ जाता है तो क्यों? बर्नौली की प्रमेय के कारण। अगर बहुत तीव्र गति से आंधी चलती है तो हमारे घर के ऊपर रखी जो टीन है सर वो उड़ जाती है। वो क्यों उड़ जाती है? सर बर्नौली की प्रमेय के कारण। कोई बॉलर है, जैसे क्रिकेट में बॉलिंग कराते हैं तो बॉलर जो होते हैं वो बॉल को स्विंग करा देते हैं। स्विंग कभी इधर कराएंगे, कभी इधर कराएंगे, कभी आगे की तरफ कराएंगे। तो वो जो स्विंग कराते हैं उसके पीछे क्या कारण है? सर उसके पीछे भी बर्नौली की प्रमेय लगती है। तो सर हमने ये एग्जाम्पल तो हमने याद किए हैं। इसके अलावा सर एक और होता है, जैसे नदी में हम अंदर जाएं तो नदी में जैसे मान लो छाती तक पानी आ जाता है या फिर इससे भी ऊपर पानी आ जाता है, तो वो पानी है हमें अंदर की तरफ एक दबाव लगाता है, हमारे ऊपर एक अंदर की तरफ दबाव लगाता है। तो वो दबाव सर क्यों लगता है? वो हमें लगता है कि सर हमें पानी अंदर खींच रहा है। वो ऐसा दबाव क्यों लगता है? सर वो भी सर बर्नौली की प्रमेय होती है। फिर आपने देखा होगा कि सर स्प्रे वाले पेंट होते हैं, स्प्रे वाले पेंट, तो स्प्रे गन होती है। वो स्प्रे गन है, वो आराम से स्प्रे करके कहीं पर भी पेंट कर देती है। सर वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो भी बर्नौली की प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो सर हमारे पास तमाम एग्जाम्पल हैं जो बर्नौली की प्रमेय को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ट्रेन की पटरी के हम पास में खड़े हैं और यहाँ से एक तीव्र गति से ट्रेन गुजरेगी। तो अगर तीव्र गति से ट्रेन गुजरती है तो वहाँ क्या होता है कि हम अगर ज़्यादा पास में हैं तो हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। हो सकता है कि सर हम गिर जाएं और चलती हुई ट्रेन में हम टकरा जाएं, दुर्घटना हो जाए। तो कुल मिलाकर बर्नौली की प्रमेय हमको सचेत करती है कि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जैसे मान लीजिए पानी में चलते हुए दो जहाज हैं, काफी नजदीक आ जाएंगे तो सर बर्नौली की प्रमेय के कारण ही वो टकरा जाएंगे, बर्नौली की प्रमेय के कारण। तो बर्नौली की प्रमेय हमको बताती है कभी भी दो अगर समुद्र में जहाज जा रहे हैं तो उनके बीच में बहुत कम गैप नहीं करना चाहिए। तुम सोचोगे कि सर ये तो काफी गैप है, वो आपको काफी गैप लगेगा लेकिन उतना गैप करने पर वो दोनों टकरा जाएंगे। तो बर्नौली की प्रमेय हमको बताती है कि अगर उनको टकराने से बचाना है तो काफी दूर रखो। तो सर हम ये एग्जाम्पल तो जानते हैं, यदि आपने इससे पहले पढ़े होंगे तो चलो रट लिए होंगे, इस बात की गारंटी है कि ये एग्जाम्पल आपने रटे होंगे, समझे नहीं होंगे। आज की क्लास में मैं एक एक एग्जाम्पल को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ सर बर्नौली की प्रमेय। तो पहले हम इसको सैद्धांतिक रूप में समझेंगे। ये जो बर्नौली की प्रमेय है, पहले हम इसको जो किताब की लैंग्वेज होती है, किताब की लैंग्वेज में सैद्धांतिक रूप से समझेंगे। फिर उस सैद्धांतिक रूप से एक बात निकाल कर लाएंगे और उसी बात के आधार पर हम सारे एग्जाम्पल, लगभग 10 से 11 एग्जाम्पल है बर्नौली की प्रमेय से संबंधित, जो एग्जाम में बार बार पूछता है, वो हम सभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एक एक करके और डिटेल में बताएंगे आखिरकार बर्नौली की प्रमेय यहाँ पर किस तरह से लगी और किस तरह से काम करती है। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि सर बर्नौली की प्रमेय क्या होती है। तो हम यहाँ पर दो बातें पहले लिखेंगे कि ये जो बर्नौली की प्रमेय है, बर्नौली की जो प्रमेय है वो सबसे पहली बात तो ये है कि सर धारा रेखीय प्रवाह में ही फॉलो होती है। तो पहला पॉइंट है कि यह प्रमेय प्रमेय केवल केवल धारा रेखीय प्रवाह प्रवाह में ही लागू होती है, लागू होती है। पहली बात तो ये है। अगला हम पॉइंट लिखते हैं कि सर ये जो प्रमेय है
केवल धारा रेखीय प्रवाह के लिए ही लागू है। दूसरा कि सर ये जो बर्नौली की प्रमेय है सर ये लिक्विड जो द्रव होते हैं उनमें भी फॉलो होती है, और सर हवा वायु जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें भी फॉलो होती है। तो हम यह कहेंगे कि यह प्रमेय द्रव तथा गैस, देखो मैंने गैस क्यों लिखा, क्योंकि जो एयर होती है हवा होती है वो एक प्रकार का गैसों का संगठन ही है, तो एक तरह से गैस ही है। तो हम कहेंगे सर यह प्रमेय द्रव तथा गैस दोनों के लिए लागू होती है। गैस दोनों के लिए लागू होती है, ये बात है। तो सर हम दो बातें तो हम सबसे पहले समझे कि ये जो प्रमेय है वो एक वैज्ञानिक थे बर्नौली, उन्हीं ने इस प्रमेय को दिया था। तो बर्नौली की प्रमेय, ये दो नोट पॉइंट हम पहले याद रखेंगे कि बर्नौली की प्रमेय हमेशा धारा रेखीय प्रवाह में ही फॉलो होगी। दूसरा कि सर ये जो बर्नौली की प्रमेय है वो हवा में भी लगती है, और बर्नौली की प्रमेय सर धारा रेखीय प्रवाह का जो लिक्विड है उसमें भी लग जाती है, तो दोनों जगह लग जाती है। अब हम समझेंगे कि सर जब बर्नौली ने ऐसी क्या बात बोली, देखो बर्नौली ने क्या कहा था कि ये मैंने क्या है एक पाइप है, ये पाइप मैंने पाइप का एक टुकड़ा लिया है, आपको एक टुकड़ा दिखाया है। अब यहाँ पूरा पाइप तो नहीं दिखा सकता लंबा, तो मैंने एक पाइप का टुकड़ा लिया है और ये मेरा जमीन है, ये जमीन है, ठीक है भाई। तो अगर मैं मानता हूँ कि सर ये पाइप के टुकड़े में ये पानी प्रवाहित हो रहा है, पानी प्रवाहित हो रहा है, और किस रूप में हो रहा है सर, धारा रेखीय प्रवाह है, आपको दिख रहा होगा ये पाइप है और इसमें धारा रेखीय प्रवाह में पानी प्रवाहित हो रहा है। बर्नौली ने क्या देखा, बर्नौली ने क्या करा कि अगर किसी पाइप के अंदर इस तरह से धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है तो उन्होंने तीन प्रकार की ऊर्जाएं देखी। एक देखी सर दाब ऊर्जा, अगर यहाँ पर पानी जा रहा है तो यहाँ पर कुछ न कुछ दाब जरूर होगा, दाब ऊर्जा होगी। अब यहाँ से पानी एंट्री कर रहा है तो इसमें गति होगी, तो सर इसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। फिर ये जमीन से h ऊंचाई पर है, अगर जमीन से किसी चीज को h ऊंचाई पर ले जाएंगे तो उसमें एक ऊर्जा आ जाती है, उसका नाम है स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब ये है कि बर्नौली ने किसी भी धारा रेखीय प्रवाह के अंतर्गत किसी भी पॉइंट पर तीन ऊर्जाओं की गणना की, पहली दाब ऊर्जा, दूसरी गतिज ऊर्जा और तीसरी स्थितिज ऊर्जा। फिर इन्होंने देखा कि सर इस वाले पॉइंट पर मैं इन तीनों ऊर्जाओं को जोड़कर देखूं, तो इन्होंने जोड़ के देखा। मान लीजिए कि बर्नौली ने इस वाले पॉइंट पर तीनों ऊर्जाएं जोड़ी, निकाली और फिर जोड़ के देखा, तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 100 आया। फिर इन्होंने इस वाले पॉइंट पर चेक किया कि चलो वो तीनों ऊर्जा इस वाले पॉइंट पर तीनों ऊर्जाएं मैं निकालता हूँ। जब उन्होंने तीनों ऊर्जाएं इस वाले पॉइंट पर निकाली तब जब जोड़ा तब भी पता चला कि 100 आया। फिर उन्होंने इस वाले पॉइंट पर चेक किया कि चलो इस वाले पॉइंट पर चेक करता हूँ कि तीनों प्रकार की ऊर्जाएं निकालूंगा और जोड़ दूंगा, तो उनको देखा तो सर इसका भी सम 100 आया। तब उन्होंने कहा कि अगर कोई धारा रेखीय प्रवाह है तो धारा रेखीय प्रवाह में किसी भी बिंदु पर, धारा रेखीय प्रवाह में किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा, अब उस कुल ऊर्जा में तीन प्रकार की ऊर्जाओं का योगफल है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो किसी भी धारा रेखीय प्रवाह में किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा नियत रहती है, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, यही बात उन्होंने बोली थी। तो पहले हम इसको लिखते हैं, फिर यहाँ मैथमेटिकली एक फॉर्मूला लिखेंगे, फिर वहाँ से हम एक प्रैक्टिकली बात निकालेंगे, उस फॉर्मूले से एक प्रैक्टिकली बात निकालेंगे, फिर हम वो 10 से 11 एग्जाम्पल समझेंगे। तो पहले हम यहाँ इनकी जो थ्योरम है, जो बर्नौली की प्रमेय है वो लिखते हैं। क्या है इन्होंने बोला, क्या कि किसी धारा रेखीय प्रवाह में, किसी धारा रेखीय प्रवाह में प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा, अब देखो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, कुल ऊर्जा की बात कौन सी कर रहा है, ये है दाब ऊर्जा, कॉमा गतिज ऊर्जा, कॉमा स्थितिज ऊर्जा, ये ब्रैकेट बंद। कुल ऊर्जा नियत रहती है, ये इन्होंने बात बोली। इन्होंने क्या कहा कि अगर धारा रेखीय प्रवाह है
तो सर धारा रेखीय प्रवाह के अंतर्गत किसी भी बिंदु पर अगर हम निकालेंगे तो सर उनकी कुल ऊर्जा, हर बिंदु पर कुल ऊर्जा निकालेंगे तो सर बराबर ही बैठेगी। अगर इस पॉइंट पर निकालेंगे, मान लीजिए 100 ऊर्जा आई तो 100 यहाँ पर भी होगी, तो 100 यहाँ पर भी होगी, 100 यहाँ पर भी, 100 यहाँ पर भी, 100 हर जगह पर सर 100 ही होगी। अगर हम उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि 100 है, अगर 50 है तो 50 50 50 होगी हर जगह पर। अगर यहाँ पर मान लो 500 है तो 500 500 500 होगी। तो कुल मिलाकर ये इन्होंने बात बोली थी। हम इनका यहाँ पर एक इक्वेशन लिख देते हैं। यहाँ है दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या है, नियतांक कांस्टेंट CONSTANT, ये कांस्टेंट है। दाब ऊर्जा को इन्होंने P कहा, P प्लस गतिज ऊर्जा को 1/2 dv²। यहाँ ये D क्या है, D है इस द्रव का घनत्व, इसके अंदर जो भी लिक्विड प्रवाहित हो रहा है उसका ये घनत्व है dv² प्लस HDG। स्थितिज ऊर्जा है, H क्या है सर, ये H ऊंचाई है, किसी भी पॉइंट की हम बात करें सर वहां से H ऊंचाई, इस पॉइंट की ऊंचाई H। D सर इसके अंदर जो द्रव बह रहा है उसका घनत्व, G तो गुरुत्वीय त्वरण है ही, तो हम बराबर लिख सकते हैं सर कांस्टेंट CONSTANT। ये है हमारे पास फॉर्मूला जो बर्नौली ने निकाल कर दिया था। अब इस फॉर्मूले से हम एक ऐसी बात निकालेंगे जिससे हम प्रैक्टिकली समझ पाएंगे, जो वो एग्जाम्पल में बताऊंगा उन एग्जाम्पल पे हम उस बात को लागू कर पाएंगे। डायरेक्ट अगर इस बात को लागू करने बैठे नहीं होगी लागू, तो सर हम इससे कुछ महत्वपूर्ण चीज निकालेंगे अभी। तो पहले हम यहाँ समझेंगे सर दाब ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा और ये नियत, इनका योगफल, इन तीनों ऊर्जाओं का योगफल किसी भी पॉइंट पर निकालो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे, हमेशा बराबर ही आएगा, हर जगह बराबर आएगा। अब हम एक बात करें सर, ये वाली जो है, इस वाली स्थिति में अगर हम बात करें सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट ऊपर है तो यहाँ H होगा अलग, मान लीजिए यहाँ पर सर H1 है और ये हमारी H2 है, तो अलग अलग ऊंचाई है। हम बात करें सर यहाँ पर दाब, तो यहाँ पर दाब P1 होगा, यहाँ पर P1 दाब होगा, यहाँ पानी का चाल जो होगी वो V1 होगी, यहाँ पर दाब P2 होगा, चाल V2 होगी। और घनत्व तो इस द्रव का घनत्व तो सेम रहेगा D, ये फिक्स रहेगा क्योंकि द्रव एक ही है ना, पानी है तो पानी का घनत्व तो समान रहता है, तो डेंसिटी उसकी फिक्स रहेगी, डेंसिटी नहीं बदलेगी। तो बदलेगा क्या सर, यहाँ पर देखो P1 यहाँ पर होगा, चाल V1 होगी, यहाँ पर P2 होगा और चाल V2 होगी, और यहाँ पर हमने ऊंचाई यहाँ H1 है, वहाँ H2 ऊंचाई है। और अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर ये जो है G गुरुत्वीय त्वरण, तो सर गुरुत्वीय त्वरण अगर बात करें सर, ये पॉइंट पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर है और ये थोड़ा सा नीचे है, तो गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर G1 होगा। यहाँ पर हम मानते हैं सर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा G1, और या इस वाले पॉइंट पर G2। तुम कहोगे सर यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण में बहुत माइनर सा अंतर होगा, बहुत सूक्ष्म अंतर होगा, लेकिन अंतर तो होगा, कुछ न कुछ तो होगा। क्यों? क्योंकि सर इसकी ऊंचाई पृथ्वी से नजदीक है और ये काफी ऊंचा है, तो इनमें G1 और G, वैसे तो G की 9.8 वैल्यू होती है, तो उसमें थोड़ा सा ही चेंज होगा सर, यहाँ की अपेक्षा यहाँ थोड़ी सी ही ज्यादा होगी, लेकिन बहुत माइनर सी होगी, लेकिन होगी जरूर। तो हमने G1 और G2 लिख लिया है। अगर हम बात करें सर यहाँ की ऊर्जा निकालना चाहें, तो यहाँ की ऊर्जा P1 प्लस 1/2 D, देखो D तो कांस्टेंट रहेगा, D V1² प्लस H1 D और G1, और फिर बराबर में रख देंगे P2 1/2 D V2 प्लस H2 D और G2, बराबर में इसके रख देंगे क्योंकि ये बराबर ऊर्जाएं होंगी। तो यहाँ से तीनों ऊर्जाएं बराबर होती हैं, ये बराबर होती हैं, हम ये मान के चलते हैं। अब अगर हम बात करें कि सर यहाँ से एक प्रैक्टिकली बात निकालो जिससे हम एग्जाम्पल को समझ सकें, तो एक बात हमको समझिए, हमें एक बात बताइए आप, अगर हम इस वाले चित्र में हमने क्या किया है, इस वाले चित्र में हमने इस पाइप को इस तरह से लिया है कि सर इनकी ऊंचाई अलग है, ये क्षैतिज में भी, अगर पानी इसके अंदर देखा जाए तो पानी क्षैतिज गति भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है,
और देखो नीचे भी उतर रहा है, तो ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों गतियां हो रही हैं। यहाँ पर इस वाले चित्र में पानी जो गति कर रहा है वो क्षैतिज मतलब आगे भी बढ़ रहा है और सर नीचे भी उतर रहा है। तो सर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों गतियां हो रही हैं। अगर हम बात करें सर यहाँ पर, यहाँ 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 पानी में क्षैतिज क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर दोनों गति दोनों दोनों गति हो रही है। ठीक है भाई। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर एक बात तो समझते हैं। जैसे मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर H ज़्यादा है और सर इस वाले पॉइंट पर H कम है, तो हम अगर यहाँ की टोटल ऊर्जा निकालेंगे और यहाँ की टोटल ऊर्जा निकालेंगे तो ऊर्जा तो बराबर आएगी, ये इन्होंने बोला था। इसका मतलब ये है कि ये सर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। अगर मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर ये H ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा, और इस वाले पॉइंट पर H कम है तो ये सर कम होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 ऊर्जाएं हैं ये आपस में कम या ज़्यादा होकर एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं। मान लीजिए कि अगर हम मानते हैं एग्जाम्पल के तौर पर से इन तीनों का योगफल यहाँ पर 100 आया है, और हम मान देंगे सर ये थी मान लीजिए 40 और ये थी 30, और नहीं ये हम मानते हैं कि ये थी 20 और इसको हम 50 मान लेते हैं। ये 50 थी, ये 20 थी और ये 30 थी। हमने उदाहरण के तौर पर माना, हमने एग्जाम्पल के तौर पर माना कि सर ये वाली ऊर्जा 30 है, ये 20 है, ये 50 है, तो टोटल 100 हो गई। अब होगा क्या कि सर जब इस वाले पॉइंट पर देखेंगे तो सर यहाँ H ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगी, और इस वाले पॉइंट पर देखेंगे तो सर H कम है तो ये कम हो जाएगी। मतलब अगर बाई चांस इस वाले पॉइंट की बात करें, इस वाले पॉइंट की, तो चलो यही वाला सिस्टम है। लेकिन अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो सर ये 50 से घटकर मान लीजिए ये 50 से जब H कम हो चुका है तो ये कम हो जाएगी। 50 से घट के ये मान लीजिए कि ये पहुंच गई, ये 40 हो गई, ये 40 हो गई। अगर ये 40 हो गई, ये कम हुई है और यहाँ हमें 100 ही करनी है, ये मान लीजिए कि ये तो थोड़ी सी ये बढ़ेगी, थोड़ी सी ये बढ़ जाएगी, तो ये कितना 10 कम हुई है, तो मान लीजिए कि ये 26 हो गई। 6 इसने बढ़ा लिया और 4 इसने बढ़ा लिया, 6 इसने बढ़ा लिया, 4 इसने बढ़ा लिया, क्योंकि यहाँ से 10 कम हुई थी तो ये थोड़ा सा अपने आप को बढ़ा लेगी, ये भी थोड़ा सा अपने आप को बढ़ा लेगी, और इन तीनों का योगफल फिर से 100 आएगा। फिर से कितना आएगा? 100 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों ऊर्जाएं हैं, अगर एक ऊर्जा कम होती है, मान लो ये वाली ऊर्जा कम होगी तो सर ये थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएंगी, ये दोनों थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएंगे तो फिर बैलेंस कर लेंगे। अगर ये वाली ऊर्जा कम हुई तो सर ये दोनों थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएंगी, फिर अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। मतलब ये है कि ये तीनों आपस में कम या ज़्यादा होकर इस वाली वैल्यू को फिक्स रखती हैं। अगर हम इस वाली वैल्यू को घटाएंगे तो ये थोड़ा बढ़ जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी और बैलेंस कर देगी। तो कुल मिलाकर ये आपस में घटा या बढ़कर, घट बढ़कर यहाँ की वैल्यू को फिक्स रखती हैं। यही बात इन्होंने कहा था बर्नौली ने। तो एक बात हमें यहाँ एक बात समझ में आई कि सर देखो ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं, हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ऊर्जा फिक्स है, ऊर्जा नियत रहती है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो बर्नौली की प्रमेय है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करती है इस बात को, क्योंकि सर ऊर्जा ही तो कांस्टेंट रह रही है, चाहे इस पॉइंट पे निकालो, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, ऊर्जा हमेशा समान है। इसका मतलब सर बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये बात हम साइड से कहीं बाद में लिख देंगे, तो हमें इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं सर यहाँ पर जो हम बता रहे थे कि सर इस वाली कंडीशन में देखा जाएगा तो पानी आगे भी चल रहा है, देखो आगे भी बढ़ रहा है, यहाँ से देखो यहाँ पर भी आगे जा रहा है और नीचे भी उतर रहा है। तो यहाँ पर पानी की गति हो रही है सर क्षैतिज भी हो रही है और ऊर्ध्वाधर भी हो रही है। अगर बाई चांस मान लो सर मैं पाइप ऐसा ले लूँ, मैं पाइप इस तरह से एकदम सीधा ले लूँ, मैं पाइप सीधा ले लूँ और उसमें अगर इस तरह से गति हो, अगर उसमें गति हो तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा? पहली बात तो ये जमीन है तो सर ये H और ये H, ये H और ये H दोनों बराबर हो जाएंगी। अगर हम क्या करें सर, ये वाला पाइप है, इस वाले पाइप को हटाएं, इस वाले पाइप को हम ना माने, हम इसको सीधा कर दें, हम सीधा मान लें। तो अगर हम सीधा मान लेंगे तो इसमें पानी, इसके अंदर धारा रेखी प्रवाह है, लेकिन पानी किस तरह से गति कर रहा है? केवल क्षैतिज दिशा में, नीचे की तरफ तो आ नहीं रहा, केवल क्षैतिज गति कर रहा है। तो हम बात कर रहे थे ये है केवल क्षैतिज, ये केवल क्षैतिज में चल रहा है पानी।
तो इस अगर केवल क्षैतिज में चले पानी तो इस कंडीशन में क्या चीज कांस्टेंट हो जाएगी? सर ऊंचाई कांस्टेंट हो जाएगी, और डी घनत्व जो होता है वो तो नियत रहेगा ही रहेगा, घनत्व तो बराबर ही रहेगा सर, घनत्व तो पानी है तो पानी का घनत्व समान रहता है। दूसरी बात सर, ये ऊंचाई अगर बराबर हो गई इनकी तो सर गुरुत्वीय त्वरण भी तो जी बराबर हो जाएगा। पृथ्वी से अगर समान ऊंचाई पर है तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सर तीन चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं। अगर ऐसे क्षैतिज रेखा में हम धारा रेखीय प्रवाह करवाएंगे तो तीन चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, वो नहीं बदलेंगी। तो हमें समझ में आएगा सर एच नहीं बदलेगी, डी नहीं बदलेगी, और फिर जी फिक्स हो जाएगी। ये तीनों चीजें फिक्स हो गई। यहाँ जरा देखो, एच भी फिक्स, डी भी फिक्स और जी भी फिक्स, और ये डी भी फिक्स हो चुकी है। ये सब नियत हो चुकी हैं, ये नहीं बदलेंगी। अगर ऐसे गति कर रहे हैं तो अगर क्षैतिज रेखा में धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है तो सर यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो जाता है? सर कांस्टेंट हो गया, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, और ये डी है घनत्व, ये तो फिक्स है ही है। बचा क्या इसमें? बचा मात्र वेग और दाब, केवल बचा सर वेग और दाब बचा। इसका मतलब ये है कि अगर वेग बढ़ाएंगे, अगर वेग बढ़ा देंगे तो सर दाब को कम करना पड़ेगा। मतलब अगर ये हमें नियत रखना है ना, ये हमको नियत रखना है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगी फिक्स। मान लीजिए कि ये सर हम मानते हैं कि ये है हमारी 50, ये फिक्स हो चुकी है, ये नहीं बदलेगी। ये है, हम मानते हैं कि सर ये 30 है और ये 20 है, तो अभी हमारे पास कितना है? 100 है, 100 है। तो भाई साहब ये तो तीनों फिक्स हो चुके हैं इस वाले चित्र में, ये तो बदलेंगे नहीं, ये 50 रहेंगे फिक्स, ये फिक्स हो गया। अब अगर हमें यहाँ पर यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, कहीं पर भी जाना है तो सर हम बदल सकते हैं। केवल क्या हम बदल सकते हैं? देखो डीवी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ से मात्र चाल, पानी की चाल, और यहाँ पर दाब। अगर हम ये चाहें कि इस वाली वैल्यू को 30 से घटाकर हम 25 करना चाहें, या हम 30 से घटाकर इसको 20 करना चाहें, हमने 30 से घटाकर हम इसको 20 करना चाहते हैं, तो हम 10 घटाई है, तो 10 घटाई होगी, किसके कारण इसमें कमी आई होगी? सर डी तो कांस्टेंट है, तो ये तो चेंज हो नहीं सकता, केवल चाल ही तो कम करी गई होगी। इसका मतलब चाल को हमने कम किया होगा। इसको 10 अगर हमने कम किया है तो सर ये 10 बढ़ गया होगा, ये प्लस हो गया होगा, ये -10 हुआ है तो यहाँ पर प्लस होकर ये 30 हो गया होगा। तो अभी भी देखा जाएगा ये तो 50 ही है, 50, ये तो फिक्स रहेगा 50, तो फिर 50, 20 और 30, फिर जाकर ये कितना बना? 100 बना। तो इसका मतलब हमें यहाँ समझ में आया कि सर अगर धारा रेखीय प्रवाह इस कंडीशन में है, धारा रेखीय प्रवाह इस कंडीशन में है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो चाल है, चाल और दाब में कैसा संबंध होगा? चाल और दाब में अगर चाल घटाएंगे तो दाब बढ़ाना पड़ेगा। देखो चाल मैंने कम की है, चाल मैंने मतलब यहाँ पर चाल कम करेंगे, इसी के कारण ये ऊर्जा घटेगी। तो चाल कम करेंगे, चाल कम की है तो दाब बढ़ गया है। इसका मतलब दाब और चाल में कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है। बस यही मैं निकालना चाहता हूँ। मैं यहाँ से एक बात निकाल रहा हूँ, केवल एक चीज, कि अगर इस तरह से धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है तो पानी की जो चाल है, चाल वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दाब ज्यादा होगा तो चाल कम हो जाएगी, और दाब अगर कम होगा तो चाल ज्यादा हो जाएगी। मैं इस बात को लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, इसी बात को मैं समझाने की प्रयास कर रहा था, इसीलिए मैंने ये चित्र बनाया था, ये वाला चित्र। तो हमें समझ में आया कि सर क्षैतिज प्रवाह हम यहाँ लिखेंगे, यदि धारा रेखीय प्रवाह केवल क्षैतिज हो, केवल क्षैतिज हो तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि सर जो दाब है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम लिख सकते हैं दाब, ये जो दाब है व्युत्क्रमानुपाती होता है चाल के। बस इस वाले पॉइंट को अगर तुम समझो तो हम 10 के 10 एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। पहले हमें बस यही समझना है कि सर दाब है, दाब और चाल में उल्टा संबंध होता है। अगर हम चाल बढ़ाएंगे तो सर दाब कम हो जाएगा, और चाल अगर धीमे धीमे करेंगे तो दाब बढ़ जाएगा। तो सर दाब और चाल में कैसा संबंध है? उल्टा संबंध होता है। यहाँ से हम निकाल के लेकर आए हैं, यहाँ से निकाल के लाए हैं। देखो ये वाला चित्र समझा था, इस वाले चित्र की सहायता से तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। यही बर्नौली की प्रमेय होती है। इस वाली प्रमेय को हमने रूप थोड़ा बदला,
हमने भाई साहब ये देखा कि सर यहाँ तो धारा रेखी प्रवाह हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों गति कर रहा है, लेकिन हमने इसको केवल क्षैतिज गति करवाई। केवल क्षैतिज गति अगर हम करवाएंगे, केवल क्षैतिज रेखा में अगर धारा रेखी प्रवाह होगा तो ये वाली कंडीशन निकल कर आएगी। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगी पूरी वैल्यू, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। फिर दाब, ये चाल और दाब में संबंध रह जाएगा। अगर ये कम होगी तो ये बढ़ानी पड़ेगी, और ये बढ़ाएंगे तो ये घटानी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि क्षैतिज धारा रेखी प्रवाह अगर हो रहा है तो दाब और चाल में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। समझ में आ गया? अगर तुम इतना समझ गए हो तो अब एग्जाम्पल बहुत आराम से हम 10 के जो 11 एग्जाम्पल हैं, 11 के 11 एग्जाम्पल को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं। बस ये बात याद रखना कि दाब और चाल में कैसा संबंध होता है सर? उल्टा संबंध होता है। चाल अगर बढ़ जाएगी तो दाब घट जाएगा, चाल अगर कम हो जाएगी तो दाब बढ़ जाएगा। इतनी बात याद है तो हम हर एक एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। तो एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और लिख देता हूँ कि यह प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करती है। ये वाली बात हम लिखे चलेंगे कि बर्नौली की प्रमेय है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करती है। बर्नौली की प्रमेय में बर्नौली ने क्या कहा था कि तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का सम धारा रेखी प्रवाह में हर बिंदु पर बराबर होगा, कांस्टेंट रहता है। ये वाली इन्होंने बात बोली थी, लेकिन इस बात से हम एग्जाम्पल नहीं समझ सकते। एग्जाम्पल तो हम इसी बात से समझेंगे, हर एक एग्जाम्पल इसी बात से समझा जाएगा। और ये बात मैं कहाँ से निकाल के लाया हूँ सर? ये वाली बात मैं बर्नौली प्रमेय से ही निकाल के लाया हूँ। कैसे? कि सर ये तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों गति हो रही है, लेकिन केवल क्षैतिज गति को मैं देख रहा हूँ अभी। बर्नौली प्रमेय में जो धारा रेखी प्रवाह है, अगर मैं क्षैतिज करवाऊंगा तो ऐसी बात होगी। दाब और चाल में कैसा संबंध होगा? उल्टा संबंध होगा। तो एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं उन 11 एग्जाम्पल को समझाऊंगा केवल इसकी सहायता से, और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम बर्नौली प्रमेय के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो, ये बात हम याद रखना, इसी बात को कहाँ से निकाल के लाए हैं? बर्नौली प्रमेय के अंदर से निकाल कर लाए हैं इस बात को। और ये वाली बात कब थी? जब क्षैतिज धारा रेखी प्रवाह में क्षैतिज धारा रेखी प्रवाह हो, तब हम ये वाली बात कह सकते हैं कि सर दाब का और चाल का, जो उसके अंदर द्रव है उसकी चाल का, दाब और चाल में कैसा संबंध है सर? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ठीक है भाई, चाल बढ़ेगी तो दाब घटेगा, और चाल कम होगी तो दाब बढ़ेगा। अब देखो, यहाँ पर है गाड़ी चलने पर धूल का उड़ना। जैसे मान लो गाड़ी अगर निकल के जाती है, मान लीजिए ये हमारे पास एक गाड़ी है, ये गाड़ी है, और ये क्या होगी कि ये आगे जा रही है। मान लीजिए ये गाड़ी है और आगे जा रही है। अगर ये आगे जाएगी तो गाड़ी अपना एक एरिया होता है, उतने एरिया में जब निकल के जाएगी तीव्र गति से निकल के जाएगी, यहाँ पर इसमें गति होगी। तो अगर जहाँ से भी मान लीजिए, देखो जमीन पर धूल पड़ी है और उस धूल के ऊपर एक दबाव लग रहा है। कौन सा दबाव लगा है सर? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब लगा है तो धूल का कण आराम से जमीन पर चिपका हुआ है। लेकिन जब ये गाड़ी वहां से तीव्र गति से गुजर के जाती है तो उस गति के कारण वहां गति होती है, तो वहां की हवा हट जाती है। तो गति के कारण, देखो गति मतलब चाल है ना, चाल इसमें आती है। चाल के कारण जैसे ही वहां पर, जैसे मान लो हवा ठहरी हुई थी और वहां से गाड़ी गुजरी, तो जैसे ही गाड़ी गुजरी तो वहां की हवा में गति आ जाती है, और जैसे ही गति आई, चाल आई, वैसे ही वहां का दाब गिर जाता है। जो वायुमंडलीय दबाव था वो वहां से कम हो जाता है। तो मान लीजिए जैसे गाड़ी निकल के जा रही है, वहां पर चाल आ जाने के कारण, वो गाड़ी में चाल है तो वो गाड़ी जो हवा में एक गति ला देगी। तो गति के कारण क्या होगा कि हवा गतिमान हो जाएगी उस जगह पर, और जैसे ही हवा गतिमान हुई तो वहां का दाब कम हो जाएगा। जो वायुमंडलीय दबाव लगा के रखा था, वायुमंडलीय दाब ने जो धूल के कण उनको दबा कर रखा था, जैसे ही गति आई तो दाब कम होने के कारण वायुमंडलीय दाब जैसे ही कम हुआ तो धूल का कण अपने आप ऊपर उठ जाता है, अपने आप, क्योंकि वायुमंडलीय दाब अगर हट जाएगा उसके ऊपर से, धूल का कण अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो देखा होगा कि जैसे गाड़ी निकल के जाती है तो गाड़ी गतिमान है, तो वो गतिमान गाड़ी होने के कारण वहां की हवा में गति पैदा कर देती है, और जैसे ही उसमें गति आई, हवा में चाल आई, तो हवा में चाल आने के साथ साथ
दाब गिर जाता है, वहां का वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। और जैसे ही वायुमंडलीय दाब कम हुआ तो नीचे जो धूल का कण पड़ा था वो कह रहा था भाई साहब हम दबे हुए हैं वायुमंडलीय दाब से, और अब वो वायुमंडलीय दाब हट गया है। अब वायुमंडलीय दाब हट गया है तो हमें स्वतंत्र हैं, तो आराम से वो धूल का कण ऊपर उठ के आता है। यही कारण है कि जब गाड़ी तीव्र गति से निकल के जाती है तो धूल उड़ जाती है। उसके पीछे समझ में आ गया कारण, ये वाला है। तो चलो हमें एक समझ में आया। अगला अगला है कि आंधी में घर की छत पर रखी टीन उड़ जाती है। देखो ये तुमने देखा होगा कि घर पर क्या है कि ऊपर मान लीजिए ऊपर वाला कमरा है, उसमें क्या किया है कि हमने टीन रखवा दी है। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास घर है और हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने टीन रखवा दी है। ये घर है, ये टीन रखी है ऊपर टीन। होगा क्या, जब आंधी आएगी तो आंधी होगी, यहाँ पर बहुत तीव्र गति से हवा चलेगी, यहाँ पर हवा निकल कर जाएगी। और अंदर देखो अभी क्या है, जब आंधी नहीं आई है तो घर के अंदर भी हवा है और ऊपर भी वायुमंडलीय दाब है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि सर अगर आंधी नहीं आई है, जब आंधी नहीं है तो ऊपर से वायुमंडलीय दाब लगता है नीचे की तरफ, ऊपर से वायुमंडलीय दाब लगेगा, वो इसको दबा के रखेगा। और नीचे से भी वायुमंडलीय दाब लगता है क्योंकि हवा तो इसके अंदर भी है, घर के अंदर भी हवा है। तो ऊपर से भी वायुमंडलीय दाब लग रहा है और घर के अंदर भी हवा है, तो वायुमंडलीय दाब यहाँ से भी लग रहा है, तो ये बराबर है, बैलेंस में रखी है। अब हुआ क्या कि तीव्र गति से आंधी चली, जब आंधी चली तो सर ये इस तरह से आंधी चलने के कारण हुआ क्या कि यहाँ की हवा में तो कोई गति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सर ये तो कमरे के अंदर है, हवा यहाँ पर तीव्र गति से हुई। जैसे यहाँ पर हवा में गति आई, जैसे ही इस वाली हवा में गति आई, ये गतिमान हो गया, तो ऊपर से जो दबाव लग रहा था वो वायुमंडलीय दाब, मतलब ये वाली हवा गतिमान अवस्था में आई। जैसे ही ये गतिमान अवस्था में आई तो इसका मतलब यहाँ पर चाल बढ़ गई, यहाँ पर हवा की चाल बढ़ गई। तो चाल बढ़ने के साथ साथ यहाँ का दाब कम हो गया होगा। जैसे ही यहाँ का दाब कम हुआ तो इस वाले दाब ने इस टीन को ऊपर थोड़ा सा ऊपर कर दिया, और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आया तो इस हवा के मार्ग में ये टीन आ जाती है और उड़ जाती है। तो कुल मिलाकर हुआ क्या कि जब हवा नहीं ज़्यादा चल रही थी, जब आंधी वगैरह नहीं चल रही थी, तो ऊपर से भी दाब लग रहा था, नीचे से भी दाब लग रहा था, टीन आराम से रखी थी। क्यों? क्योंकि हवा ऊपर भी है, हवा नीचे भी है, लेकिन स्थिर है। लेकिन जब आंधी आती है तो हवा तीव्र गति से चलती है, तो वो हवा ऊपर चलती है, यहाँ तो चलती नहीं है, तो कमरे के अंदर है। तो यह जब यहाँ तीव्र गति से चलती है, हवा में आती है चाल, हवा में जब चाल बढ़ जाती है, हवा की चाल बहुत हो जाती है, चाल बहुत हो जाती है, जब चाल बढ़ जाएगी तो दाब गिर जाएगा। तो ऊपर से जो दबा के रखा था जो दाब, वो कम हो जाएगा। जैसे ही वो दाब कम हुआ तो नीचे वाला दाब प्रभावी हो जाएगा और ये टीन को ऊपर उठा देगा। और जैसे ही थोड़ा सा उठाएगा तो इधर से तीव्र हवा चल ही रही है, वो इस टीन को उड़ाकर ले जाएगी, तो टीन यहाँ से उड़ जाती है। तो ये किसके कारण हुआ? बर्नौली की प्रमेय के कारण। ये बर्नौली की प्रमेय से ही निकाल के लाए हैं, तो इसका मतलब ये भी बर्नौली की प्रमेय के कारण उड़ा। तो ये है यहाँ गति, जैसे ही आंधी आने के कारण ये गति हुई तो यहाँ का दाब गिर गया, वहां का दाब कम हो गया, और ये दाब उतना ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ की हवा थोड़ी गतिमान है, गतिमान तो यहाँ की हवा है। तो यहाँ की हवा में गति आने के साथ ही ये वाला दाब कम होता है, ये प्रभावी हो जाता है, तो ये ऊपर उसे उठा देता है, तो फिर टीन उड़ जाती है। तो ये हमें समझ में आया। अगला हम देखते हैं सर, नदी में अंदर अंदर जाने पर नदी का जल अंदर की ओर खींचता है। देखो, जिस व्यक्ति ने अनुभव नहीं किया है वो तो शायद क्या इसको समझेगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने अनुभव किया है, जैसे कभी गंगा जी नहाने गए तो एक काम करना, गंगा जी तो चलो उस नदी में जाना जिस नदी में पानी बह रहा है। तो जैसे जैसे किनारे से तुम अंदर की तरफ जाओगे, जैसे जैसे अंदर जाओगे, तो जैसे जैसे तुम्हारा शरीर पानी के संपर्क में आएगा, मान लीजिए यहाँ तक तुम पानी के संपर्क में आ गए, फिर वो पानी तुमको अंदर ढकेलने का प्रयास करेगा, तुम्हारे ऊपर एक दबाव लगेगा अंदर की तरफ, तो आप अंदर की तरफ खिंच जाओगे। तो जब आप अंदर की तरफ खिंचोगे तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे लॉजिक है सर बर्नौली प्रमेय। तुम कहोगे सर यहाँ बर्नौली प्रमेय कैसे लग गई?
जरा ये बताओ। देखो, मान लीजिए सर ये नदी है, मान लीजिए ये नदी है। अगर एक व्यक्ति यहाँ से और यहाँ पर ये नदी, यहाँ से ये गतिमान है, नदी इधर बह रही है, मान लीजिए ये नदी बह रही है इधर, नदी इधर बहकर आ रही है। तो देखो पहली बात ये होता है कि सर नदी कहाँ पर बहती है, नदी का सबसे तीव्र गति कहाँ होती है, गहराई, मान लो बीच में सबसे गहरी होती है, यहाँ बीच में गहरी होती है। तो जहाँ गहरी होती है तो नीचे जो गहरा क्षेत्र होता है वहां पर नदी के पानी में जो चाल है वो कम होती है। क्यों होती है? देखो, जैसे ही यहाँ पर अगर गहराई है तो गहराई में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो दाब बढ़ता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि अगर पानी भरा हुआ है कहीं पर और अगर पानी के अंदर गहराई में हम नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ता है, तो इसका मतलब सर दाब बढ़ेगा। अगर नीचे नीचे पानी का दाब बढ़ता है तो नीचे के पानी की चाल क्या होगी फिर, अगर हम ये बढ़ेगा तो चाल घट जाएगी। इसका मतलब ये है कि नदी गहराई में जो जो गहरी नदी होती है तो गहराई में पानी नहीं चलता है, पानी चलता है सर ऊपर ऊपर का पानी, ऊपर ऊपर फ्लो करता है। तो जब ऊपर ऊपर का पानी फ्लो करता है, ये पानी गतिमान है और ये थोड़ा सा लगभग थोड़ा सा स्थिर रहता है। तो जैसे ही व्यक्ति इसके अंदर आएगा तो ये पानी में गति होती है। तो इस गति के कारण, यहाँ गति के कारण यहाँ पानी इतनी तीव्र गति से नहीं चलता, यहाँ गतिमान अवस्था में चलता है। यहाँ काफी तीव्र, मान लीजिए यहाँ पर अगर 10 मीटर पर सेकंड का वेग है तो यहाँ पर इसका 2 मीटर पर सेकंड का ही वेग होता है। तो यहाँ पर वेग कम है और यहाँ पर वेग ज्यादा है, यहाँ पर चाल ज्यादा है। तो सर चाल ज्यादा है तो सर दाब यहाँ कम होगा, तो यहाँ पर दाब कम होगा और यहाँ दाब ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, तो हम जानते हैं कि सर इसके इधर ये चाल कम थी तो यहाँ दाब ज्यादा होगा, और यहाँ पर चाल ज्यादा है तो सर यहाँ पर दाब कम होगा। अब इधर दाब ज्यादा है और इधर कम है तो ये वाला दाब अंदर की तरफ धक्का लगाएगा इसको और ये वाला दाब खींच लेगा। तो कुल मिलाकर ये इस व्यक्ति अपने आप अंदर की तरफ खिंचता हुआ चला जाएगा। ये क्यों होगा कि सर ये इस पानी में गति तेज है और इस पानी में गति धीमे है, तो यहाँ पर दाब ज्यादा होगा, ये ज्यादा लगेगा, और सर यहाँ का दाब कम हो जाएगा इस पानी में गति होने के कारण। इसलिए ये व्यक्ति अंदर की तरफ अपने आप खिंचता चला जाएगा। तो सर ये भी तो बर्नौली की प्रमेय ही लगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सर देखो चाल ज्यादा है तो दाब कम हो गया, यहाँ चाल पानी में ज्यादा है तो यहाँ का दाब कम हो गया, यहाँ दाब कम है और ये वाला दाब ज्यादा है, तो इस वाले दाब ने अंदर की तरफ धक्का दिया इसको, तो ये अंदर की तरफ खिंचता हुआ जाता है। तो ये भी बर्नौली की प्रमेय का यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकता है। अगला हम बात करते हैं सर, ये हो गया अगला चौथा कि रेल गाड़ी के प्लेटफॉर्म से गुजरने पर से तीव्र गति से गुजरने पर दाब कम हो जाता है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति अंदर की ओर, अंदर मतलब पटरी की ओर खिंचता हुआ महसूस करता है। तो क्यों करता है भाई साहब? बर्नौली की प्रमेय के कारण। देखो रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब आप खड़े हो, मान लीजिए कि सर ये पटरी है और ये इसका ट्रैक है, ये यहाँ तक ट्रैक ही तो होता है, यहाँ आगे गाड़ी खड़ी होती है और इतने बीच में बन जाती है। मान लो इस ट्रैक के पास में हम यहाँ खड़े हो गए, रेल अगर आती है तो वहाँ के जो भी कर्मचारी होते हैं वो कहते हैं कि भाई साहब यहाँ से दूर हट जाओ, थोड़ा सा ट्रेन आ रही है, दूर हटो दूर, क्योंकि जब यहाँ ट्रेन गुजर के जाएगी तो बहुत तीव्र गति से गुजरेगी। तो जब यहाँ से गुजरेगी ट्रेन तो यहाँ पर गति ज्यादा होगी, यहाँ गति ज्यादा होगी तो यहाँ दाब कम हो जाएगा, और यहाँ तो गति है नहीं तो यहाँ दाब ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा दाब कम दाब की तरफ धक्का दगाने का प्रयास करेगा। तो ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए तीव्र गति से ट्रेन गुजरी और हम बिल्कुल पास में खड़े हैं, मान लो यहाँ से ट्रेन गुजर रही है बहुत तीव्र गति से, तो अब हम ज्यादा ही पास में है तो यहाँ तीव्र गति से गुजरने के कारण दाब कम होगा, चाल ज्यादा है तो दाब यहाँ पर कम होगा, और पीछे तो चाल ज्यादा नहीं है तो पीछे दाब ज्यादा होगा, तो वो दाब अंदर की तरफ धक्का देगा। तो ऐसा हो सकता है कि हम ट्रेन में ही जाके टकरा जाएं और दुर्घटना हो जाए, तो ऐसा संभावना हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये
वाली बात हम याद रखेंगे। अगली हम बात करते हैं सर कि जैसे यहाँ पर जहाज, जहाजों का भी एक एग्जाम्पल है। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो, दो जहाज, जहाज जब काफी काफी नजदीक 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 आ जाते हैं, आ जाते हैं, तो वे स्वतः स्वतः ही टकरा जाते हैं, टकरा जाते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? जैसे मान लीजिए समुद्र में अगर जहाज जा रहे हैं तो हम मानते हैं, हम ये मानते हैं कि सर देखो, एक जहाज ये है, हम अब कैसे जहाज बनाएं आपको, मान लीजिए एक जहाज ये है और एक जहाज ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, दोनों एक समान, और हाँ समान दिशा में जाने चाहिए। जहाज अगर समान दिशा में जा रहे हैं और इनके बीच की ये डिस्टेंस है, ये जहाज क्या होता है कि यहाँ के पानी को पीछे की तरफ भगाता है और यहाँ के पानी को पीछे की तरफ भगाएगा। ये वाला जहाज क्या होगा कि यहाँ के पानी को पीछे की तरफ भगाएगा और यहाँ के पानी को भी पीछे की तरफ भगाएगा। ये कन्फर्म है। अब होता क्या है कि इस वाले जहाज ने भी यहाँ देखो, यहाँ पर पानी पीछे भगाया, यहाँ पर पानी पीछे भगाया इस वाले जहाज ने, लेकिन ये बीच में है, बीच में अगर बीच में ये जगह कम कर देंगे तो देखो ये वाला, ये भी पानी पीछे की तरफ, पानी पर पीछे की तरफ बल लगा रहा है और ये वाला जहाज भी पानी पर पीछे की तरफ बल लगा रहा है, तो ये दोनों बल लगाते हैं। इसके कारण ये जो है ना, ये वाली यहाँ, ये वाली जो चाल, ये चाल बढ़ जाती है, ये चाल काफी बढ़ जाती है। ये चाल अगर बढ़ गई पानी में, यहाँ पर देखो, यहाँ पानी भी इधर आ रहा होगा, ये पानी भी इधर आ रहा होगा, लेकिन ये वाला पानी ये भी बल लगा रहा है और इस वाले पानी पर ये भी बल लगा रहा है, तो जब दोनों बल लगाते हैं तो इसकी चाल बढ़ जाती है। जब इसकी चाल बढ़ गई तो यहाँ का दाब, यहाँ का दाब, ये दोनों दाब तो मैक्सिमम होते हैं, अधिक होते हैं, लेकिन यहाँ चाल ज्यादा होने के कारण देखो, पानी में चाल तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी चाल है, लेकिन ये वाली चाल ज्यादा है, तो देखो चाल ज्यादा, दाब वहां कम। तो इसका मतलब इनके बीच में ये वाला जो पानी है, इसमें क्या होगा कि चाल ज्यादा होने के कारण यहाँ दाब कम होगा। दाब अगर यहाँ कम हो जाएगा और ये दाब ज्यादा है तो ये इधर सटाने का प्रयास करें, ये दोनों दाब ज्यादा है, ये बीच में कम है, तो ये ऐसे जाके टकरा जाएंगे। तो यही कारण है कि जहाज टकराता है तो पीछे का हिस्सा ही टकराता है, पीछे ऐसे टकराएंगे। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर पानी में गति ज्यादा है, पानी में यहाँ गति ज्यादा है तो दाब कम हो गया होगा, चाल ज्यादा है तो दाब कम हो गया होगा। जैसे ही यहाँ पर दाब कम हुआ तो ये दोनों जहाज आपस में पीछे के साइड से टकरा जाएंगे, आगे के साइड से कभी नहीं टकराते, टकराते तो पीछे की साइड से ही टकराते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा यहाँ पर, यहीं पर तो दाब कम होता है और इसकी अपेक्षा यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, तो ये वाला इधर भगाता है, ये वाला इसको इधर भगाता है, तो दोनों यहाँ पीछे से टकरा जाते हैं। तो ये वाला हमारे पास लॉजिक है। अगला हम बात करते हैं, चलो इसको आप एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हमारे पास 5-6 और एग्जाम्पल हैं, उनको भी हम समझते हैं। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 6, गहराई में नदी का जल शांत होता है, मतलब नदी में जो गहराई वाला क्षेत्र होगा वहां पर जल शांत होगा और जहां पर गहराई कम होगी वहां पर जल गति कर रहा होगा। क्यों होता है सर ऐसा? कि जैसे मान लीजिए कि नदी में जैसे जैसे हम नीचे गहराई में जाते जाएंगे तो हमने ये पढ़ा है कि सर पानी में अंदर जाते हैं तो दाब बढ़ता है, तो दाब बढ़ता है। जैसे पानी में नीचे अंदर जाएंगे तो दाब बढ़ेगा, तो नीचे अगर दाब बढ़ जाएगा तो पानी की जो चाल होगी, चाल कम हो जाएगी, मतलब अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो चाल कम हो जाएगी। यही कारण होता है कि अगर नदी में जो गहराई वाला क्षेत्र है वहां पर पानी गति नहीं करता है या बहुत धीमे धीमे गति करता है। इसके कारण हमें समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर ये गहराई में नदी का जल शांत होता है और जहाँ छिछला पानी होता है वहां पर फिर पानी गति करता है। तो इस वाले पॉइंट को हम समझ में आ गया। अगला है हमारा स्प्रे गन। जो हमारी स्प्रे गन होती है जिससे हम कहीं पर पॉलिश करते हैं या फिर कहीं पर भी किसी पर स्प्रे करके हम किसी को कलर करते हैं। स्प्रे वाले कलर आपने कलर देखे होंगे, तो स्प्रे के माध्यम से हम वो कलर कर देते हैं। तो ये जो स्प्रे गन है ये क्या करती है? तो स्प्रे गन है, यहाँ से चालू करते हैं तो ये पंखा लगा रहता है, यहाँ पर एक पंखा लगा रहता है, ये पंखा इतनी तीव्र गति से चलता है और यहाँ से हवा निकालता है, ये हवा। तो कुल मिलाकर ये जो देखो, जब स्प्रे गन में हवा नहीं, मतलब ये चालू नहीं थी, तब यहाँ पर हवा स्थिर थी, तो एक हवा अपने आप में वायुमंडलीय दाब लगा रही होगी, तो इसमें भरा हुआ होता है कलर।
तो उस पर वायुमंडलीय दाब यहाँ पर लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको चालू करेंगे तो यहाँ से होता क्या है कि हवा निकालता है बाहर की तरफ, बहुत तीव्र गति से हवा निकलती है। जब यहाँ पर हवा में गति आ जाती है तो सर इस नली में यहाँ पर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। वायुमंडलीय दाब में कमी होने के कारण यहाँ से स्प्रे ये जो कलर है अपने आप ही ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ हवा के साथ जैसे जैसे थोड़ा सा आता है वैसे हवा के साथ यहाँ उड़ उड़ के स्प्रे के माध्यम से कहीं पर भी पॉलिश कर देता है। तो कुल मिलाकर ये क्या है कि सर यहाँ हवा में गति पैदा कर दी, बहुत तीव्र गति चाल बढ़ा दी। यहाँ पर इसके अंदर ये है ना, हवा की चाल को बढ़ा दिया। जैसी चाल बढ़ाई तो सर दाब यहाँ का गिर गया, यहाँ का दाब कम हो गया। तो अगर यहाँ का वायुमंडलीय दाब कम हो गया है तो यहाँ से कलर निकल कर अपने आप ही ऊपर यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये कलर अपने आप ही यहाँ चढ़ जाएगा और यहाँ से हवा आ ही रही है तो उस हवा के साथ ये आ जाता है, तो आराम से पॉलिश कहीं कर दी जाती है स्प्रे के माध्यम से। तो ये जो स्प्रे गन है ये भी बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करती है। कैसे कर रही है कि भाई साहब ये जो है ना, यहाँ से हवा में गति प्रदान कर रहे हैं, हवा में हम चाल दे रहे हैं और चाल देने के कारण यहाँ पर दाब कम हो गया और दाब अगर कम हो गया तो ये पॉलिश हो गई। तो इस जो स्प्रे गन है वो भी बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला हम देखते हैं सर, बॉल का स्विंग होना। कोई अगर गेंदबाज है, अच्छा गेंदबाज है, तो बॉल को स्विंग करा देता है। तो स्विंग 3 तरह से कराता है। देखो, या तो वो स्विंग देखो अगर इस तरह से है, देखो बॉल अगर आपने देखी होगी तो बॉल पर लाइनिंग होती है। अगर उसने मान लो बॉल इस तरह से पकड़ी और ऐसे स्विंग कराया है इस तरह से, तो ये मतलब इस वाले क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, एक तरह से ये वाला क्षेत्र बाहर का, अगर देखो बॉल स्विंग करती है तो ये जो थोड़ा खुरदरा क्षेत्र होता है, ये खुरदरे क्षेत्र के कारण हवा होती है आसपास में, हवा में गति आ जाती है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में हवा में गति आ जाती है। इसका मतलब ये जो एक पट्टी बन जाती है लो प्रेशर की, ये लो प्रेशर है और यहाँ पर भी लो प्रेशर है और यहाँ हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर, चलो यहाँ पर भी हाई प्रेशर होता है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर है और यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, लेकिन ये बॉल को हमने इधर झुका दिया है, इधर झुका दिया है, तो ये वाला हाई प्रेशर हावी हो जाता है और जैसे ये बॉल गिरती है वैसे ये इधर की तरफ मुड़ जाती है। जैसे ऑफ स्पिन कराते हैं ना, ऑफ स्पिन, तो मतलब जैसे बॉल को ऐसे घुमाएंगे तो टिप्पा लेने के बाद इधर की तरफ भागेगी, इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये इसका झुकाव इधर है। अगर झुकाव इधर है और यहाँ हम घुमा रहे हैं तो ये जो छोटे छोटे धागे नुमा संरचना होती हैं ये क्या करती हैं, हवा में गति पैदा करवा देती हैं और हवा में गति पैदा होती है तो इस लाइन में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट हुआ और इसका झुकाव इधर है तो ये वाला हाई प्रेशर मतलब हावी हो जाता है और इस बॉल को टिप्पा लेने के बाद, ये टिप करने के बाद अंदर की तरफ झुका देता है। इसीलिए अगर ऐसे हम घुमा रहे हैं, इस तरह से हमने घुमाई है बॉल, इस तरह से घुमाई है तो टिप्पा लेने के बाद इधर जाएगी, तो वो ये सिस्टम होता है। और अगर हमने इस तरह से लेकर घुमाई है तो वो इस वाले क्षेत्र में, जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस वाले क्षेत्र में लो प्रेशर क्रिएट कर देती है। यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है, यहाँ पर भी लो प्रेशर रहता है और इधर भी हाई प्रेशर है और इधर भी हाई प्रेशर है, लेकिन झुकाव इसका इधर है, तो ये वाला हाई प्रेशर हावी हो जाता है और बॉल अगर ऐसे घूम रही है तो टिप्पल लेने के बाद इधर की तरफ आएगी, इधर की तरफ। इसको लेग स्पिन बोलते हैं। देखो इस तरह से करते हैं तो ये ऑफ स्पिन हो जाती है, मतलब ऐसे टिप्पा लेकर अंदर की तरफ जाएगी। और अगर इस तरह से घुमाते हैं, इस तरह से उल्टी तरफ से घुमाएंगे तो वो लेग स्पिन होती है, वो अंदर ऐसे घूम के टकराने के बाद अंदर की तरफ जाएगी विकेट में। तो कुल मिलाकर ये होता है। और एक होता है अगर हम सीधा सीधा बॉल को घुमाएं, अगर सीधा सीधा बॉल को घुमाते हैं तो सर वो इस क्षेत्र में लो प्रेशर क्रिएट कर देती है। यहाँ पर लो प्रेशर और यहाँ पर भी लो प्रेशर, यहाँ पर भी लो प्रेशर, यहाँ हाई है, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर है ही। तो कुल मिलाकर होता क्या है कि जब इस तरह से बॉल घूमती है, अगर हम सीधी सीधी घुमाकर डालेंगे तो एक खड़े हुए अपने ऊपर, अपने ही मतलब मान लो ये बॉल है तो बॉल का लो प्रेशर कहाँ होगा, इसके ऊपर लो प्रेशर, इसके नीचे लो प्रेशर। तो नीचे जैसे टकराएगी, टकराने के बाद ऊपर लो प्रेशर हो चुका है तो एकदम उठेगी बॉल। मतलब अगर हम इस तरह से घुमा के डालते हैं तो घुमाने के बाद ऐसे टकराएगी तो टकराने के बाद एकदम ऊपर की तरफ जाएगी, एकदम बहुत ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर लो प्रेशर हो चुका है तो ये बॉल ऊपर उठती है। इसको हम बोलते हैं लेग स्पिन, इसको बोलते हैं ऑफ स्पिन। तो ये तुमने देखा होगा कि अगर वो करा रहा है, अगर स्विंग करा रहा है बॉल को, तो सर स्विंग कराने के पीछे भी सर यहाँ पर लो प्रेशर और हाई प्रेशर हो जाता है। लो प्रेशर यहाँ क्रिएट क्यों हुआ?
क्योंकि ये घूम रहे हैं ना, ये वाले दाने, ये दाने दाने जैसी संरचना होती है, ये वहां की हवा में गति पैदा कर देते हैं, और जैसे ही हवा में चाल आई वैसे ही दाब गिर जाता है। जैसे यहाँ पर हवा में चाल आई तो यहाँ पर दाब गिर जाएगा, ये इनके पीछे कारण है। तो बॉल स्विंग कराता है बॉलर, तो उसके पीछे क्या कारण है सर? वो भी बर्नौली की प्रमेय ही लगती है। तो समझ में आ गया बर्नौली की प्रमेय बॉल स्विंग कराने में कैसे लगती है, ये आप एग्जाम्पल याद रखना। अगला है सर एरोप्लेन का उड़ना। एरोप्लेन है जैसे जमीन पर चल रहा है, क्षैतिज जमीन पर, ऐसे देखो अभी तक जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं सब क्षैतिज बताए हैं, क्षैतिज प्रवाह हो रहा है। देखो यहाँ पर भी क्षैतिज चल रहा था, यहाँ पर भी हवा क्षैतिज चल रही थी, और मतलब, और ये जो है, ये अगर एक तरह से माने ये तो घूम रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, तो ये एक पृष्ठ बनाता है, ये वाला तो ये अलग है, ये घूर्णन गति के हिसाब से चल रहा है। लेकिन हम इससे पहले के जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं सब में हमने क्षैतिज गति ही करवाई है। जैसे अगर तो जहाज चल रहे थे तो वो ऐसे चल रहे थे, क्षैतिज क्षैतिज चल रहे थे। ट्रेन चल रही थी तो वो भी क्षैतिज चल रही थी, ट्रेन भी हमने चलवाई थी तो वो भी क्षैतिज गति चल रही थी। अगर नदी में पानी बह रहा था तो वो भी क्षैतिज चल रहा था, ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा था, वो क्षैतिज चल रहा था सीधे। तो अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे सब क्षैतिज में देखे थे कि सर जो धारा रेखी प्रवाह हो रहा है वो क्षैतिज रेखा में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तुम कहोगे सर धारा रेखी प्रवाह यहाँ तो क्षैतिज रेखा में नहीं हो रहा, तो यहाँ घूर्णन गति आ जाती है। तो ये इसको छोड़कर इनका क्षैतिज यही होता है, इनका क्षैतिज ये मान लिया जाता है, तो इस क्षैतिज में वो घूम जाता है। इसका क्षैतिज ये मान लिया जाता है इसलिए वो इस क्षैतिज में घूम जाता है, और इसका क्षैतिज ये मान लिया जाता है तो इसलिए ऊपर भाग जाती है। तो कुल मिलाकर ये हो गया। तो अब हम बात करें ये एरोप्लेन देख रहे हैं, तो एरोप्लेन जमीन पर जब चलता है तो पहले क्षैतिज में बहुत तीव्र गति से जमीन पर, रनवे पर दौड़ता है। तो जब ये एरोप्लेन दौड़ेगा तो ये जो विंग्स होते हैं, विंग्स देखो मैंने ये एरोप्लेन की विंग्स इस तरह से होती हैं, मैंने ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आपको इस तरह से दिखाया है, मतलब एरोप्लेन का जो विंग्स है वो ये वाला एरिया को, मैं केवल इतने वाले एरिया को दिखा रहा हूँ कि ये विंग्स इस तरह से है, इस तरह से बाहर की तरफ, ये जो विंग्स है इस तरह से बाहर की तरफ है। तो मैंने बताया किसी आकृति इस तरह से होती है, इस तरह से घूमी हुई ऐसे होती है ये विंग्स की आकृति। इस आकृति से होता क्या है सर कि ये जो एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन जाएगा आगे, तीव्र गति से आगे, क्षैतिज रेखा में आगे की तरफ बढ़ेगा। तो होगा क्या, ये भी आगे की तरफ आएगा, ये भी आगे की तरफ आएगा। तो लेकिन हवा जो होगी, हवा यहाँ पर टकराएगी, हवा यहाँ पर इन पर टकराएगी, तो ये हवा आएगी। तो मान लीजिए ये हमारे पास विंग्स, ये जो एरोप्लेन के विंग्स हैं, उन विंग्स में हवा ये सामने आई, तो हवा यहाँ से टकराने के बाद दो भागों में टूट जाती है, एक भाग नीचे की तरफ और एक भाग ऊपर की तरफ। लेकिन ये जो हवा टकराई है ये पहुंचती सेम, दोनों समान समय पर यहाँ से टूटी थी, और यहाँ पर जब मिलेंगी समान समय में पहुंच जाती हैं। इसीलिए मैंने देखो दिखाया है, कलर में दिखाया है, ये भी कलर में यहाँ पहुंच चुकी है और ये बिना कलर वाली भी पहुंच चुकी है। इसका मतलब समान समय में यहाँ पहुंचती हैं। अब एक बात बताइए कि अगर ये वाली, अब हम दूरी देखें, दूरी ये जो है ये तो सीधी रेखा है, तो सर ये सीधी रेखा होने के कारण ये डिस्टेंस कम है, और ये देखा जाए तो ये घुमावदार है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। मतलब सर ये वाली दूरी ज़्यादा है और ये वाली दूरी कम है। तो ये जो नीचे वाली जो हवा का जो एक भाग है, ये जो हवा का भाग है सर, इसको कम दूरी तय करनी पड़ेगी, कम दूरी तय करनी पड़ेगी, और इस ऊपर वाले भाग को सर ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, इसको ज़्यादा दूरी तय करनी है, लेकिन आए दोनों एक साथ हैं। इसका मतलब क्या है, देखो ये ज़्यादा दूरी है, ये कम दूरी है, लेकिन ये वाला भाग दोनों एक साथ आके मिले हैं, आने में इन्हें देरी नहीं हुई है, एक साथ आए हैं। इसका मतलब ये है कि सर ये वाला जो भाग होगा वो थोड़ा तेज चला होगा, तेज चला होगा तभी तो वो इतनी ज़्यादा दूरी को कवर कर पाएगा, और ये वाला भाग थोड़ा धीरे, इसकी अपेक्षा थोड़े धीमे चला होगा। ये वाला जो हिस्सा है हवा का वो इसकी अपेक्षा थोड़ा धीरे होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर इसको तो मात्र इतनी दूरी तय करनी है, और इस वाले को ये घुमावदार दूरी है, ये दूरी इसकी अपेक्षा ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा दूरी तय करनी है और इसको कम दूरी तय करनी है। तो जब इसको ज़्यादा दूरी तय करनी है तो सर इसको अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये वाली इसकी चाल ज़्यादा, इसकी चाल ज़्यादा, और इसकी चाल कम। अब ऐसा क्यों होता है कि सर ये वाली दूरी ज़्यादा है, इसको ज़्यादा दूरी तय करनी है, इसको कम दूरी तय करनी है, लेकिन समय दोनों का समान है, दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं। इसका मतलब इसको थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो ऊपर होती है चाल ज़्यादा और नीचे होती है चाल कम। तो अब यहाँ देखो हवा की चाल ऊपर ज़्यादा है तो नीचे कम है, तो नीचे चाल कम होने के कारण दाब ज़्यादा,
दाब ज्यादा होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जो दाब लग रहा होगा वो ज्यादा होगा, और चाल इधर ज्यादा है, इधर चाल ज्यादा है, देखो इधर चाल ज्यादा है तो दाब कम होगा, तो यहाँ दाब दाब कम होगा। तो ये नीचे लगने वाला जो दाब है, इस एरोप्लेन पर जो नीचे की तरफ जो दाब लग रहा है वो कम होगा। हमें पता चलेगा सर ये चाल कम है तो इधर दाब ज्यादा होगा, ये वाला दाब ज्यादा होगा, और यहाँ चाल ज्यादा है, ये वाली चाल ज्यादा है, तो सर ये वाला दाब कम होगा। मतलब ये दाब ज्यादा है और ये कम है, तो ये वाला दाब ज्यादा होने के कारण इसको ऊपर उठा देगा। इसी के कारण ये एरोप्लेन को ऊपर की तरफ, मतलब जब रनवे पे चल के ऊपर उठता है तो वो उठता है ना, लिफ्ट करता है, वो लिफ्ट इसी के कारण करता है, क्योंकि ये हवा में बहुत तीव्र गति आ जाती है, बहुत तीव्र गति आने के बाद इसकी चाल कम होती है तो यहाँ दाब ज्यादा है, चाल जिसकी कम है उसका दाब ज्यादा है, तो यहाँ दाब ज्यादा है, ये नीचे से ज्यादा दाब मिल रहा है और ऊपर से इतना दाब मिल नहीं पा रहा है, तो ये जहाज जो एरोप्लेन है वो लिफ्ट हो जाता है, उठ जाता है। समझ में आ गया? ये जो विंग्स होती हैं, इन विंग्स में जितना भी इसका फ्यूल होता है, फ्यूल इस विंग्स में ही भरा रहता है, और ये विंग्स काफी चौड़े होते हैं और बहुत तीव्र गति होती है एरोप्लेन में, तब ये लिफ्ट करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एरोप्लेन आराम से धीमे धीमे चला और लिफ्ट कर जाए, धीमे तो हो नहीं सकता, तीव्र होनी चाहिए, तो हवा इसमें तीव्र गति से टकरानी चाहिए, तब नीचे का जो दाब होगा वो ज्यादा हो जाएगा और ऊपर का दाब कम हो जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ फिर लिफ्ट कर जाएगा। तो हमें समझ में आएगा सर एरोप्लेन उड़ता है, एरोप्लेन की विंग्स का जो शेप है वो इस तरह से बनाते हैं कि सर वो नीचे के दाब को बढ़ा देता है और ऊपर के दाब को कम कर देता है, तो अपने आप ही वो ऊपर उठ जाता है, तो एरोप्लेन ऊपर उठ जाता है। ये हमें समझ में आ गया। देखो अगला है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10। पक्षी पक्षी आसमान मान में बिना पंख पंख चलाए चलाए उड़ते हैं, क्यों? तो इसके पीछे भी बर्नौली की प्रमेय ही कार्य करती है। तो तुम कहोगे सर क्यों बर्नौली की प्रमेय? हम कहेंगे एक से, बर्नौली की प्रमेय ये है, ये काम करवाती है। तुम कहोगे सर कैसे? देखो पक्षी होता है, पक्षी अपने पंख ऐसे फैला लेता है, पंख फैलाने के बाद पंख के नीचे तो सीधा होता है, उसका पंख नीचे तो सीधा सीधा रहता है, लेकिन ऊपर क्या होता है, पंख होते हैं, उन पंखों को थोड़ा सा उठाता है, थोड़ा सा उठाता है। इन देखो पीछे जैसे मान लो आगे उड़ रहा है, पंख की दिशा पीछे की तरफ होती है, तो उनको थोड़ा सा उठा लेगा, ऐसी आकृति बना लेता है। मतलब अगर हम उसका पंख माने ये एक पंख है, तो सर नीचे का तो पंख सीधा सीधा होता है, लेकिन ऊपर के ये जो है, ऊपर उसके हल्के हल्के पंख होते हैं, उनको उठा लेता है, उठाकर ये वाली आकृति धारण कर लेता है, और जैसे ही वो ये वाली आकृति धारण करता है तो इस हिसाब से ऊपर चाल तेज हो जाती है हवा की, और नीचे चाल धीरे में धीमे हो जाती है, तो नीचे का जो दाब है वो ज्यादा होता है और ऊपर का दाब कम होता है, तो आराम से वो पक्षी उड़ता रहता है। तो अगर एरोप्लेन समझ गए हो तो पक्षी की आराम से समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि सर पक्षी का जो पंख होता है वो सेम एरोप्लेन के विंग्स की तरह काम करता है। जब वो सीधा पंख कर लेता है तो उसके पंखों के ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें छोटे छोटे पंख होते हैं, उनकी आकृति को थोड़ा वो उठा लेता है, वो पक्षी जानता है कैसे उठानी है, तो वो उठा लेता है, ये वाली शेप बना लेता है, और जैसे ये वाली शेप आई तो फिर वो आराम से उड़ता रहता है। तो ये हुए हमारे बर्नौली की प्रमेय और बर्नौली की प्रमेय से संबंधित। अच्छा एक अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल और हो सकता है, जैसे मान लो कि एक बड़ा ट्रक है, अगर ट्रक गुजर के जा रहा है, तीव्र गति से गुजर रहा है, और हम भी पीछे से आ रहे हैं, अगर हम पीछे से आए और ट्रक और हमारे बीच में, हम मान लीजिए बाइक लेकर आ रहे हैं, तो ट्रक और हमारे बीच में काफी कम जगह है, तो कम जगह होने के कारण बीच में लो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों आगे जाएंगे तो बीच वाली जो हवा होगी वो तीव्र गति से पीछे भागेगी, तो हो सकता है सर हमारे यहाँ का लो प्रेशर होने के कारण जो बाहर का प्रेशर था वो दबा दे और हम दोनों टकरा जाएं। इसीलिए हमें हमेशा अगर कोई गाड़ी को ओवरटेक करना है, गाड़ी जैसे जा रही है और उसके आगे हमें निकलना है, तो हम उसको सटाकर नहीं निकलेंगे, सटा के निकलेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। थोड़ा सा गैप बना कर चलो, गैप सटाकर चलोगे तो वहां बर्नौली की प्रमेय लग जाएगी और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब जब किसी किसी बड़ी बड़ी गाड़ी को ओवरटेक 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 समझते हो कि एक गाड़ी जा रही है, हमें इसे पार करके आगे निकलना है, इस घटना को बोलते हैं ओवरटेक। जब किसी बड़ी गाड़ी को ओवरटेक करना हो
करना हो तो गाड़ियों के बीच, गाड़ियों, अपनी गाड़ी और उस वो वाली गाड़ी जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं, गाड़ियों के बीच पर्याप्त पर्याप्त दूरी दूरी होनी चाहिए, होनी चाहिए, पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। अगर ऐसी दूरी नहीं होगी तो गाड़ियां टकरा जाएंगी। ठीक है भाई, तो गाड़ियां टकरा जाएंगी तो दुर्घटना हो सकती है। तो अगर हम चाहते हैं तो इसको एग्जाम्पल नंबर 11 लिख सकते हैं। तो देखो बर्नौली की प्रमेय हमने समझी और बर्नौली की प्रमेय से संबंधित हमने 11 एग्जाम्पल्स देख लिए। तो इन 11 एग्जाम्पल्स को आज आपने समझा होगा कि हाँ एक्चुअल बर्नौली की प्रमेय कैसे काम कर रही है। तो बर्नौली की प्रमेय से हम निकाल के लाए थे इस बात को और इसी बात के आधार पर हमने 11 के 11 एग्जाम्पल समझे हैं। तो हम यहाँ पर बर्नौली की प्रमेय ये खत्म हुई। अब बची है एक टॉरिसली की प्रमेय। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उसको भी अभी हम क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम टॉरिसली की प्रमेय समझ लेते हैं। देखो बहुत छोटी प्रमेय है लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, समझना हमें जरूरी है। देखो मैं यहाँ पर सब कुछ लिखे लाया हूँ, इतना ही है सब कुछ। देखो देखो आपने अगर देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये लिक्विड है, इसका ये जो है ना ये वाला पृष्ठ ये कहलाता है स्वतंत्र पृष्ठ, स्वतंत्र पृष्ठ, ये स्वतंत्र पृष्ठ है। और यहाँ से स्वतंत्र पृष्ठ से यहाँ से गहराई है। देखो यहाँ से एक गहराई पर एक हमने ये वाला छिद्र किया है और थोड़ा इससे अधिक गहराई पर हमने एक ये वाला छिद्र किया है। तो हमें ये जानते हैं कि सर देखो जो छिद्र ऊपर है सर उससे निकलने वाले पानी पास में गिरेगा, उसका वेग कम होगा। और जो नीचे है यहाँ दाब ज़्यादा है, यहाँ दाब ज़्यादा होने के कारण पानी ज़्यादा दूरी पर गिरेगा। इसका मतलब यहाँ से जो पानी निकल रहा होगा उसकी चाल ज़्यादा होगी और यहाँ से जो पानी निकल रहा होगा उसकी चाल कम होगी। तो हम जानते हैं कि सर जैसे जैसे यहाँ से गहराई बढ़ेगी, एच बढ़ेगी तो चाल बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे अगर यहाँ छिद्र करेंगे तो जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे पानी की जो निकलने की जो चाल है वो बढ़ती जाएगी। तो हम जानते हैं कि सर एच जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे चाल इसकी बढ़ती है। तो टॉरिसली ने क्या कहा था, टॉरिसली ने यही कहा था कि एक पानी से भरे पात्र में उसके स्वतंत्र पृष्ठ से एच गहराई पर एक छिद्र किया जाए तो उस छिद्र से निकलने वाले द्रव का वेग स्वतंत्र पृष्ठ से गहराई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। मतलब क्या कहा उन्होंने कि अगर हमारे पास एक ऐसा टब है, इसके स्वतंत्र पृष्ठ से एच गहराई पर अगर हम एक छिद्र कर दें तो उस छिद्र से निकलने वाला जो पानी होगा उसका वेग क्या होगा, उस एच ऊंचाई के वर्गमूल के समानुपाती उसका वेग होगा। फॉर्मूला होता है v। जैसे मान लीजिए कोई छिद्र हमने कर दिया किसी टंकी में, उस छिद्र में से कितनी वेग से पानी बाहर निकलेगा उसका फॉर्मूला होता है v बराबर अंडर रूट के अंदर 2gh, जहाँ g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, h मतलब गहराई, h का मतलब है सर ये जो गहराई हमने मान लीजिए यहाँ पर यहाँ तक, तो ये h गहराई, ये गहराई की बात करता है। अब g और ये टू कांस्टेंट है, g भी अपने आप में कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं v समानुपाती अंडर रूट h, ये है। अब हम अगर समानुपाती का चिन्ह हटाना चाहें तो सर समानुपाती का चिन्ह दो तरीके से हटता है, या तो कांस्टेंट वैल्यू को चिपका दो या फिर 1 और 2 में तोड़ दो। मैथ में हम ये 1 और 2 में तोड़ते हैं। तो हम इसको अभी v1 अपॉन v2 बराबर h1 अपॉन h2 और अंडर रूट, इस पर आधारित सवाल होगा। सवाल अगर कभी बनेगा तो इस पर आधारित क्वेश्चन बनेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित है। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो जरा, एक जल से भरी टंकी में जल के स्वतंत्र पृष्ठ से क्रमशः 9 मीटर और 16 मीटर दो छिद्र किए जाते हैं। गहराई लिखनी चाहिए यहाँ पर, 100 मीटर गहराई पर, गहराई पर दो छिद्र किए जाते हैं तो 9 मीटर गहराई वाले छिद्र से निकलने वाले द्रव का वेग 6 मीटर पर सेकंड है और 16 मीटर गहराई से निकलने वाले द्रव जो 16 मीटर गहराई पर जो छिद्र है वहां से जो द्रव निकलेगा उसकी हमको चाल बतानी है। मतलब क्या है कि सर हमारे पास ये टंकी है, एक यहाँ पर हमने ये 9 मीटर गहराई पर छिद्र किया है तो यहाँ से पानी निकलेगा, और एक हमने 16 मीटर गहराई पर छिद्र किया है, 16 मीटर गहराई पर ये टंकी है, यहाँ छिद्र किया है तो यहाँ से पानी दूर जाएगा। यहाँ का वेग दे रखा है हमको, यहाँ पर जो 9 मीटर पे है वहां पर वेग है 6, तो यहाँ पर वेग हमारे पास x हम मान लेते हैं या v मान लो v,
तो इस v की वैल्यू बतानी है। इसने कहा है कि टंकी में एक 9 मीटर गहराई पर हमने छिद्र किया है और एक हमने 16 मीटर गहराई पर छिद्र किया है। तो 9 मीटर गहराई पर जो छिद्र है वहां से जो पानी निकल रहा है उसकी चाल तो 6 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हमें जो 16 मीटर गहराई पर जो छिद्र किया है वहां से निकलने वाले द्रव की चाल हमको बतानी है, ये चाल बतानी है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला V1 अपॉन V2 बराबर H1 अपॉन H2 और अंडर रूट के अंदर V1 मतलब 4, चलो इस 9 मीटर वाले को 1 मान लो और इस 16 मीटर वाले को 2 मान लो। तो V1 यहाँ पर चाल कितनी है 6, तो 6 ऊपर रखो। सर V2 हमको निकालनी है, V2 हम निकालेंगे बराबर H1 मतलब 9, ये 9 ऊपर रखें अपॉन में 16 ऊपर और ये अंडर रूट लग गया। जरा इसको सॉल्व करना इधर, 6 बट्टे V2 बराबर, देखो 9 बट्टे 16 ये वर्गमूल है तो 3 बट्टे 4 हो जाएगा, 3 बट्टे 4, तो 3 से ये कटेगा 2 बार और 4 दूनी 8, मतलब V2 बराबर कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल बनेंगे। अगर ये देखो सवाल है आराम से कि एक टंकी में 9 मीटर और 16 मीटर गहराई पर किया है, तो उसने यहाँ पर बेग दे दिया तो यहाँ पर पूछ लिया, कभी यहाँ पर देगा तो यहाँ पूछ लेगा, मतलब ये 4 हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 हैं वेरिएबल, इन 4 में 3 वेरिएबल वो देगा, चौथा पूछ लेगा। तो सवाल इसमें रख दो, आराम से निकाल सकते हैं। ये होती है सर टॉरिसली की प्रमेय, और टॉरिसली की प्रमेय से संबंधित हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया। तो यहाँ पर हमें द्रव, देखो दाब हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था पहले, और दाब से संबंधित 2 प्रमेय थी, टॉरिसली की प्रमेय और बर्नौली की प्रमेय, उनको हमने आज की वीडियो में समाप्त कर दिया। तो दाब का पूरी तरह से कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब देखो अगली क्लास में हम क्या करते हैं, या तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या फिर हम श्यानता या फिर प्रश्न तनाव को डिस्कस करेंगे। तो चलो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और उम्मीद हम करते हैं कि आपको ये क्लासेस जो हम ले रहे हैं ये समझ में आ रही होगी। देखो मुझे इतना विश्वास है कि आज से पहले आपने अगर इन टॉपिक्स को पढ़ा होगा तो इतनी गहराई से नहीं पढ़ा हुआ, या फिर इतनी समझ, इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं पढ़ा होगा। इस बात की गारंटी देता हूँ कि बर्नौली प्रमेय के एग्जाम्पल जो आपने पहले याद किए होंगे तो कहीं ना कहीं रटे होंगे, लेकिन आज आपको बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। तो ये है आज का क्लास। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, में मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।